So good morning students. So in today's lecture we are going to discuss the machine learning lab. So before going to the programming part, I just want to refresh your previous theoretical concept regarding the machine learning. ठीक है, तो थोड़ा बहुत अपन theoretical part पढ़ते हैं and then after that we'll dive into the coding part. So basically what do you mean by machine learning? So machine learning learns from studying the data and the statistics. So basically statistics and the linear algebra plays a very important role in the machine learning. So जो भी हम इसका मैथमेटिकल पार्ट देखते हैं, स्टैटिकल पार्ट देखते हैं, स्टैटिस्टिकल लर्निंग देखते हैं, वो बिहाइंड द कोडिंग पार्ट होता है. Because now we are using the Python, so Python is a high level language or object oriented language. All the libraries are available with us. So what we have to do, we have to use it and then we have to see the results. But just to have a knowledge of machine learning concept, we must have a knowledge of statistics and the linear algebra also. मैट्रिक्स कैसे काम करता है, स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है. So probability, statistics and all the and the machine and the linear algebra are the building blocks of the machine learning part. Fine. So if we have a knowledge of that, then we can have a good grip on the concept of the machine learning. ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है. तो एज वी ऑल आर बिलोंग्स टू कंप्यूटर साइंस एंड आईटी बैकग्राउंड, तो कोडिंग इज़ नॉट अ बिग टास्क फॉर अस. कोडिंग बहुत सिंपल है और मैं आप लोगों को बताऊंगा वैसे ही. लेकिन जो इसका मेन पार्ट है, इफ़ यू रियली वांट टू नो व्हाट हाउ द मशीन लर्निंग वर्क्स, सो यू मस्ट हैव अ नॉलेज ऑफ लीनियर अलजेब्रा एंड द स्टैटिस्टिक्स. तो ये बहुत ज़रूरी है हम लोगों को पता होना. ठीक है, तो बट दिस पार्ट स्टैटिस्टिक्स एंड दिस लीनियर अलजेब्रा आर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस सिलेबस. ठीक है, लेकिन अगर आपको इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन दैट, सो आई कैन रेडी टू टीच स्टैटिस्टिक्स एंड द लीनियर अलजेब्रा आल्सो. लेकिन फिर भी मैं आपको उसके लिए बता देता हूँ. उसके लिए आपको प्रोबेबिलिटी पढ़नी है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है. ठीक है, रैंडम वेरिएबल्स पढ़ना है. रैंडम वेरिएबल्स कितने तरह के होते हैं, डिस्क्रीट होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं. ठीक है, और उसमें फिर प्रोबेबिलिटी मास डेंसिटी होती है और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग उसको करते हैं. उसके बाद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग जानते होंगे, बेल कर्व होता है. किस तरीके से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की जाती है, वी हैव ऑल सीन इन द थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग. तो बेसिकली यही सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों को इसमें देखनी है. तो फिर से मैं आपको एक बार रिकैप कर देता हूँ जो भी मॉडल्स हम लोगों ने पढ़े हैं. तो बेसिकली देयर आर two types of modeling, two types of learning is there. One is supervised and second one is the unsupervised. ठीक है, तो दो तरह की लर्निंग होती है. तो अगर मैं सुपरवाइज्ड की बात करूं, तो सुपरवाइज्ड के अंदर हम लोगों का सबसे पहले होता है रिग्रेशन. तो रिग्रेशन के अंदर, रिग्रेशन बेसिकली इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स. ठीक है, एक इनपुट वेरिएबल होगा, एक भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं इनपुट वेरिएबल्स. तो उन इनपुट वेरिएबल्स का मेरा आउटकम पे, मेरे टारगेट वेरिएबल पे क्या इफेक्ट पड़ता है, मेरे रिस्पॉन्स वेरिएबल पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो वो हम रिग्रेशन में देखते हैं. ठीक है, तो इसमें बेसिकली एक लाइन देखने को मिलती है, हमें एक कर्व लाइन देखने को मिलती है. सो दीज आर द थिंग. तो रिग्रेशन के अंदर दो तरीके के हम लोगों ने पढ़े हैं और हम लोग इसमें इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे. फर्स्ट वन इज़ द लीनियर रिग्रेशन and second one is the logistic regression. तो बेसिकली लीनियर रिग्रेशन जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन से होता है, मैंने आप लोगों को बताया भी था. और उसके अंदर होती है इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. ठीक है, तो एम एक्स प्लस सी से हम लाइन इक्वेशन को यूज़ करके लीनियर रिग्रेशन बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन बनाते हैं. तो हियर सी इज़ नथिंग बट माई इंटरसेप्ट. एम जो है मेरा कोफिशिएंट है, एक्स मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसको मैं इनपुट वेरिएबल भी बोल सकता हूँ, प्रिडिक्टर भी बोल सकता हूँ. तो दीज आर द जार्गन्स ऑफ मशीन लर्निंग लैंग्वेज. उसके बाद y जो है वो मेरा आउटकम है, मेरा टारगेट वेरिएबल है. ठीक है, दीज मॉडल्स आर नॉट वेरी फ्लेक्सिबल, दे आर इनफ्लेक्सिबल. इनफ्लेक्सिबल का मतलब ये है कि ये बेसिकली जो काम में आते हैं, जो मोस्टली काम में आते हैं,
वो आते हैं इन्फेरेंस के लिए। तो इन्फेरेंस मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, ठीक है। इनपुट वेरिएबल का आउटपुट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या रिलेशनशिप है उनका, क्या कोरिलेशन है उनका, ठीक है। कोवेरिएंस क्या है, मैंने आप लोगों को बताया था वेरिएंस कोवेरिएंस। तो ये सारी चीज़ें अपने को उसमें देखने को मिलेंगी। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपने को इसमें देखने को मिलती हैं। और बेसिकली लीनियर रिग्रेशन जो होता है वो जो उसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो कंटिन्यूस होता है, ठीक है। जब भी हम कोई कंटिन्यूस न्यूमेरिकल वैल्यू अगर मैं बात करूं तो वो बेसिकली होता है आपका क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिवली होता है वो। तो क्वांटिटेटिवली का मतलब ये है कि वो कंटिन्यूस वैल्यूज़ होनी चाहिए उसके अंदर। और जो मेरा लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन मेरा क्वालिटेटिव पे होता है। क्वालिटेटिव मतलब कि कैटेगोरिकल, या तो वो ज़ीरो होगा या वन होगा या फिर मेरा यस नो के फॉर्म में होगा, ठीक है, या मेल और फीमेल के फॉर्म में होगा। इसके अंदर हम जो काम में लेते हैं वो आपको पता ही है, हम लोग सिग्मॉइड फंक्शन को काम में लेते हैं, ठीक है। सिग्मॉइड फंक्शन इसमें काम में आता है। तो बेसिकली जो मेरे लीनियर रिग्रेशन है और जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, वैसे कैटेगोरिकल होता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ये हम लोग जानते ही हैं। तो ये भी मेरा जो है इनफ्लेक्सिबल मॉडल होता है। इसके अंदर भी जो इन्फेरेंस होता है वो हम ज़्यादा अच्छा देख सकते हैं। लेकिन जो प्रिडिक्शंस होते हैं, जो प्रिडिक्शंस किए जाते हैं, वो बेसिकली दूसरे टाइप ऑफ मॉडल्स के अंदर किया जाता है, ठीक है। तो ये बात होगी लीनियर रिग्रेशन लॉजिस्टिक रिग्रेशन की। इसके बाद हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने पढ़ा था के एन एन के नियरेस्ट नेबर, ठीक है। उसके बाद अपन ने पढ़ा था एस वी एम, फाइन। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था एस वी एम के बाद हम लोगों ने देखा था डिसीजन ट्री, डिसीजन ट्री होता है, ठीक है। तो दीज आर द फ्यू अदर मॉडल्स जो हमारे लीनियर रिग्रेशन है और लॉजिस्टिक रिग्रेशन है। बेसिकली ये वेरिएंस पे डिपेंड करते हैं, लीनियरली पे डिपेंड करते हैं। मतलब जो क्या क्वांटिटेटिव होगा, और इसका एक लाइन बनाई जाती है, एक लाइन इक्वेशन होती है। जबकि जो के एन एन होता है सपोर्ट वेक्टर मशीन है मेरी, और इसके बाद मेरा डिसीजन ट्रीज हैं, ठीक है। रिग्रेशन के अंदर पॉलिनोमियल रिग्रेशन, मल्टीपल रिग्रेशन है, वो भी हम देखेंगे। लेकिन जो ये वाले जो मॉडल्स हैं के एन एन सपोर्ट वेक्टर मशीन, जो ये वाले जो होते हैं ये मेरे लाइन पे या लाइन इक्वेशन पे डिपेंड नहीं करते हैं, ये प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करते हैं बेसिकली, ठीक है। उसके बाद नेव बायस, यस, उसके बाद हम लोगों ने देखा था नेव बायस। तो ये जितने भी लास्ट फोर जो हैं नेव बायस, जो बेस एल्गोरिथम पे काम करती है, तो ये है मेरे क्लासीफायर्स हैं। तो ये क्लासीफायर्स बेसिकली जो होते हैं मेरे प्रोबेबिलिटी पे काम करते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे काम करते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वो होती है जो कि पास्ट इवेंट पे डिपेंड करती है। तो उसके बाद क्या प्रोबेबिलिटी होगी वो हमें देखनी होती है। उसके लिए आपको जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो बेल कर्व है, वो पता होना चाहिए, ठीक है। आप लोगों को पता है कि बेल कर्व होता है, उसके अंदर एक अगर हम उसका एरिया फाइंड आउट करें तो उसका एरिया होता है 1, ठीक है। उसकी प्रोबेबिलिटी 1 पे वो डिपेंड करता है। तो दीज आर द फ्यू कॉन्सेप्ट्स, और ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। एज पर योर सिलेबस जो है आपके लिए के एन एन सबसे इम्पोर्टेंट बताई गई है अगर आप सिलेबस देखेंगे तो। बट फाइन, विल मूव ऑन टू के एन एन ऑल्सो। लेकिन सबसे पहले अपन एक नॉर्मल कंसेप्ट पढ़ेंगे, रिग्रेशन का कंसेप्ट पढ़ेंगे और कैसे करते हैं उसको, वो चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करेंगे। तो वो छोटी छोटी चीज़ें क्या होंगी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। डेटा सेट मैं आप लोगों को एक बार दिखा भी चुका हूँ, फिर भी हम आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से डेटा सेट मैनिपुलेट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है। तो इन मशीन लर्निंग इट इज़ कॉमन टू वर्क विद अ वेरी लार्ज डेटा सेट। तो अभी हम लोग जो बात करेंगे वो छोटे छोटे डेटा सेट की बात करेंगे, लेकिन जो बिग डेटा होता है उसमें मशीन लर्निंग का काम होता है। तो जितने भी छोटे कंसेप्ट को समझने के लिए छोटे डेटा सेट्स को हम लेंगे जो कि इजीली अंडरस्टैंड हों और हमारे लिए सही तरीके से काम करें। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे डेटा टाइप की बात करूँ तो मैंने आपको बताया, एक तो न्यूमेरिकल टाइप होती है जिसको हम क्वांटिटेटिव कहते हैं, कैटेगोरिकल होती है जो क्वालिटेटिव होती है, एक ऑर्डिनल भी होती है। तो ऑर्डिनल बेसिकली क्या होता है, measured against of each other, ठीक है। So ordinal data are also like a categorical data, but it can measured up against each other। जैसे कि स्कूल ग्रेड्स होगा, ठीक है, स्कूल ग्रेड्स ए इज बेटर देन बी, जिसमें कि कंपैरिजन होता है।
सो दोज आर द ऑर्डिनल डेटा, ठीक है। इस सिटी का टेम्परेचर अच्छा है एज कम्पेयर टू दिस सिटी, या फिर अपन बात कर सकते हैं कि किसी भी मतलब कंपैरिजन जिसमें करना है, जिसमें कि किसी एक को अच्छा बताना है दूसरे को खराब बताना है, सो जिसमें कि कंपैरेटिव स्टडी की जाती है, तो वो दोज आर नोन एज द ऑर्डिनल डेटा, ठीक है। सो बाय नोइंग द डेटा टाइप ऑफ अवर डेटा सोर्सेज विल एबल टू कम टू नो के किस तरह की टेक्निक वी आर गोइंग टू यूज इट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन, अकॉर्डिंग टू द डिजायर्ड आउटपुट, किस तरह का मुझे आउटपुट चाहिए, कैटेगोरिकल चाहिए, कंटिन्यूस चाहिए, उसी हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्शन ऑफ द मॉडल करते हैं। तो इस तरीके से मेन जो इसकी थ्योरेटिकल पार्ट था वो हो गया। अब सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है, जो कि हम जिससे स्टार्ट करेंगे और जो कि बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, उसको अब हम आज डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे मीन मोड सॉरी मीन मीडियन एंड मोड, ठीक है। तो आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे सबसे पहले। तो वी ऑल नो मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है और मोड क्या होता है। तो मीन बेसिकली क्या होता है, मीन जो होता है हमारा, जब भी हम किसी चीज़ का एवरेज लेते हैं इट इज़ नोन एज एन मीन। और मीडियन क्या होता है, एक सेंटर वैल्यू होती है, ठीक है। तो मीन और मीडियन में क्या डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स, मीन और मीडियन में यह डिफरेंस होता है कि जो मीडियन है वो एग्जैक्टली मिडिल ऑफ द वैल्यू होता है। लेट सपोज कि मैंने यहाँ पे लिखा 34, 78, 23 एंड 35, लेट सपोज 36। तो अगर मैं इसका मीन कैलकुलेट करने जाऊंगा तो मीन कैसे कैलकुलेट होगा, मैं इन सबको ऐड कर दूंगा और जितने भी ये नंबर है, मतलब 4 है यहाँ पे, तो इसको मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा, तो दैट इज माई मीन। बट यहाँ पे मीडियन क्या होगा, मीडियन मेरा ये क्या होगा कि 78 माइनस 29 करूंगा, उसको डिवाइड बाई 2 करूंगा, तो इसका मिडिल आएगा। अगर मैं यहाँ पे 89 भी लिख देता हूँ तो यहाँ पे 5 हो गए, तो 5 में इसका मिडिल क्या हो गया, 29, ठीक है। तो अब अगर इसमें कोई नया डेटा पॉइंट भी अगर मैं ऐड करता हूँ, लेट सपोज मैंने 67 किया, तो उसमें ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। देखिए आप, मीडियन क्या हो जाएगा, 29 माइनस 36 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे जो बीच की वैल्यू आ जाएगी वो इसका मीडियन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं वहीं मीन की बात करूँ तो मीन मेरा ड्रास्टिकली चेंज होगा, ठीक है। तो मीन जो होता है वो चेंज हो जाता है, लेकिन मीडियन पे ज़्यादा शिफ्टिंग नहीं होती है। मीन मेरा राइट शिफ्ट भी हो सकता है और लेफ्ट शिफ्ट भी हो सकता है। अगर मीन मेरा ज़्यादा है मीडियन से तो वो राइट स्क्यूड होगा, ठीक है। और अगर मीडियन मेरा मीन से ज़्यादा है तो वो लेफ्ट स्क्यूड होगा। लेफ्ट स्क्यूड मतलब कि मेरा जो डेटा है वो मेरा लेफ्ट की तरफ ज़्यादा शिफ्ट होगा, जो मेरा मीन होगा वो लेफ्ट की तरफ ज़्यादा शिफ्ट होगा। और अगर मीन ज़्यादा है तो मेरा जो डेटा पार्ट है जो मतलब टूवर्ड्स राइट की तरफ जो ज़्यादा शिफ्ट होगा। सो दैट इज़ नोन एज स्क्यूड। तो स्क्यूड नेचर कहलाता है वो, ठीक है। तो सॉरी स्क्यूड, स्क्यूड नेचर कहलाता है। तो स्क्यूड किस तरीके से किया जाता है, वो स्क्यू कैसे हो रहा है, राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है या लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, वो हम उसमें देखते हैं, ठीक है। तो अब बात आती है कि पाइथन में किस तरीके से मीन, मीडियन और मोड को कैलकुलेट किया जाता है, तो वो हम अभी देखते हैं इसके अंदर। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरीके से हम मीन, मीडियन और मोड को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथन। तो लेट सपोज कि हम लोग यहाँ पे सबसे पहले मैथमेटिकल कंसेप्ट करने जा रहे हैं, तो हमें नंपाई को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा एज एनपी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम जो इससे रिलेटेड लाइब्रेरी है उसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। सॉरी, इसका सिंटेक्स होता है इंपोर्ट नंपाई एज आका। तो जब भी हमें उसका रिलेटेड नेम यूज़ करना होता है तो हमें एज लिखना पड़ता है, ठीक है। अगर हम एज नहीं लिखेंगे तो उसके अंदर ये इनवैलिड सिंटेक्स का एरर आने लग जाएगा। तो मेरे को यहाँ पे एज एनपी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैंने इंपोर्ट कर लिया नंपाई को एज एनपी, और अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहा हूँ स्पीड नाम से, ठीक है। और मैं यहाँ पे स्पीड लिख देता हूँ, जो कि मेरा, मैं यहाँ पे एक ही बिग ब्रैकेट ले रहा हूँ, तो दैट मीन्स के 0 डायमेंशन अरे है। तो मैंने यहाँ पे स्पीड ले ली, लेट सपोज 99, 86, 87, 88
111, then again 86, then 103, 87, 94, 78, 77, 85 एंड देन 86। ठीक है, तो ये मेरी स्पीड हो गई है। अब मुझे क्या करना है, इसका एक मीन लेना है। तो मीन लेने के लिए क्या करूँगा, मैं एक्स वेरिएबल ले लूँगा। एक्स वेरिएबल लेने के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा नमपाई, ठीक है, डॉट, और मीन इसका मेथड है, और इसके अंदर मैं जो मेरा वेरिएबल है उसको पास करा दूंगा। और यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रिंट एक्स, इट इज शोइंग सम काइंड ऑफ एरर, सो लेट्स सी कि क्या एरर है। Today's internet speed is quite slow, I think. That's why it is taking time for the output. Okay, fine. So here it is saying numpy is not defined, but obvious है कि यहाँ पे numpy defined नहीं है। numpy defined क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एज a np लिया है इसको, तो मेरे को यहाँ पे एज a np लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सिली मिस्टेक्स हैं जो कर लेते हैं हम लोग, तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। इसलिए मैं आपको क्या लाइव डेमो दिखा रहा हूँ, जिससे कि कुछ चीज़ों पे कुछ गलतियाँ मैं भी कर रहा हूँ, तो आप उससे समझ सकते हैं कि वो क्या क्या चीज़ें गलती कर सकते हैं। तो जब मैंने यहाँ पे numpy एज np पहले ही डिक्लेयर कर दिया, तो मुझे यहाँ पे एज a np यूज़ करना पड़ेगा, तभी जाके ये चलेगा। फाइन, तो इट इज़ अगेन शोइंग सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम while running. Yes, so here we can see that it is now showing 89.76. Fine. So which means कि जो इस वैल्यू का मीन है वो क्या है, 89.7 है। तो मीन निकालने से क्या फ़ायदा होगा स्टूडेंट्स, मीन निकालने में से हम लोग प्रोबेबिलिटी देख सकते हैं, इसका वेरिएंस देख सकते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था वेरिएंस, तो वेरिएंस अब क्या होगा कि ये सारे मेरे डेटा पॉइंट्स हैं, ये मेरा 0 डायमेंशन अरे है। इसको अगर मैं बात करूँ तो ये मेरी लिस्ट भी है। ठीक है, तो इसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू हैं, दैट मीन्स कि कंटिन्यूस वैल्यू हैं। जब मैंने इसका मीन ले लिया है, तो मीन के बाद अब जब मैं इसका वेरिएंस कैलकुलेट करूँगा, तो वो वेरिएंस मेरे को देखने को मिल जाएगा, तो पता चल जाएगा कि कितना वेरिएंस है, पॉजिटिव वेरिएंस है या नेगेटिव वेरिएंस है। तो वेरिएंस भी हम इसमें चेक कर सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। अब हम बात करेंगे मीडियन की। तो मीडियन बेसिकली क्या होने वाला है वो हम देखते हैं इसके अंदर। तो मैं अब यहाँ पे फिर से यही प्रोग्राम लेता हूँ। सो आई जस्ट कॉपीड इट एंड पेस्ट इट, और ये मेरा मीन था। मीडियन देखने के लिए मीडियन फंक्शन होता है। सो नाउ लेट्स सी के व्हाट विल बी द आउटपुट, क्या निकालता है वो मीडियन। सो हियर द मीडियन इज 87। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 मेरे इसके अंदर डेटा पॉइंट्स हैं, ये मेरे डेटा पॉइंट्स हैं बेसिकली। तो ऑब्जर्व वैल्यूज़ हैं जो मेरे को दी गई हैं, लेबल्ड वैल्यूज़ हैं। तो 13 का जो सेंटर पॉइंट वो क्या होगा, 13 का सेंटर पॉइंट होगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सो दिस विल बी माई सेंटर पॉइंट। ठीक है, तो 87.0 विल बी माई सेंटर पॉइंट। और अब वो सेंटर पॉइंट कैसे निकला है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले क्या होगा, मीडियन निकालने के लिए क्या होता है, सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया था। मीडियन सेंटर वैल्यू तो होती है, लेकिन वो सेंटर वैल्यू कैसे निकलेगी, क्योंकि सॉर्टेड नहीं होगी। तो बेसिकली क्या होता है, ये सॉर्टेड होता है, और सॉर्टेड होने के बाद फिर सेंटर पॉइंट निकाला जाता है। तो अगर मैं इसका सॉर्टेड फॉर्म देखूँ तो वो इस तरीके से होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ।
अगर मैं इसको सॉर्टेड करने जाऊँगा तो ये हो जाएगा 77 कॉमा देन 78 कॉमा 85 देन कॉमा 86 then comma 86 then comma 86 because there are 386 तो 86 तीन बार लिखा जाएगा then 87 then again 87 then again 88 then 94 and then 99 and then 103 and then 111. So this is my sorted order. ये मेरा सॉर्टेड ऑर्डर है. सॉर्टेड ऑर्डर के बाद जो इसका मिडिल वैल्यू होगा वो मुझे निकालना है. तो 1 2 3 4 5 6 7 तो 7 मेरा इसका मिडिल वैल्यू रहने वाला है. तो ये 87 दिखाएगा एंड दैट्स द सेम आउटपुट आई एम हैविंग हियर इन माय प्रोग्राम. ठीक है. अब मुझे अगर मान लो मैं इसके अंदर से एक नंबर कम कर देता हूँ, लेट सपोज अगर मैं इसको 86 को हटा देता हूँ, तो नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट. तो भी ये अगेन इट इज शोइंग 87.0. ठीक है. क्योंकि ये क्या करेगा, बीच के जब इवन नंबर्स होते हैं, जब दो नंबर्स जो बीच के नंबर्स होते हैं उनको ये ऐड कर लेता है और ऐड करने के बाद डिवाइडेड बाय 2 करता है. ठीक है. तो इस तरीके से हम मीडियन को कैलकुलेट कर सकते हैं. अब मुझे मोड निकालना है, तो मोड निकालने के लिए भी नमपाई के अंदर एक मेथड होता है विच इज़ नोन एज मोड. तो मोड मैं यहाँ पे देख सकता हूँ. तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे आपने देखा मोड जो है वो नमपाई का पार्ट नहीं है. तो इससे हमें एक चीज़ समझ में आ गई कि जो मोड होता है वो नमपाई के अंदर नहीं होता है. तो इसके लिए मेरे को एक और लाइब्रेरी को इसमें से इंपोर्ट करना पड़ेगा एंड दैट इज़ नथिंग बट स्काईपाई दैट इज़ यूज्ड फॉर स्टैटिस्टिक्स. तो फ्रॉम स्काईपाई इंपोर्ट स्टैट्स. ठीक है. तो मैंने यहाँ पे स्टैट्स को इंपोर्ट किया है स्काईपाई से. पाइथन स्टैटिस्ट एक लाइब्रेरी है, उसके अंदर स्टैट्स एक मेथड है. और फिर मैं यहाँ पे एनपी की जगह लिख दूंगा स्टैट्स. और अब मैं जब इसको रन करूँगा तो इट विल शो मी द आउटपुट. तो इसमें ज़्यादातर जो ज़्यादा वैल्यू जो आई है वो आई है 86. हम देख सकते हैं इसके अंदर 86 सबसे ज़्यादा बार आया है. और कितनी बार आया है, 3 बार आया है. ठीक है. तो कितनी बार रिपीट हुआ है. तो मोड बेसिकली क्या होता है, मोड क्या बताता है हमें. तो मोड वैल्यू इज़ द वैल्यू दैट अपीयर्स मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स. तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स जो डेटा सेट के अंदर आई होगी वैल्यू, दैट इज़ नोन एज द मोड. तो वो कैसे पता चलेगा, हमें मोड फंक्शन के थ्रू. इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा कि स्टैटिस्टिक्स की जो हमारी की जो लाइब्रेरी है उसे हमें इंपोर्ट करना है. ये नमपाई से नहीं आएगा. ठीक है. आउटपुट आपने यहाँ पे देख ही लिया. तो उस तरीके से हम देख सकते हैं. तो यहाँ पे 86 जो है वो सबसे ज़्यादा बार आया है. और कितनी बार आया है, 3 बार. तो वो काउंट भी इसका हमें बता देगा. फाइन. So in this chapter we will come to know about the mean, median and mode. It plays a very important role while we are analyzing the data set. ठीक है. जब भी हम data set को analyze करेंगे, correlation निकालेंगे, variance निकालेंगे, उसके अंदर mean plays a very important role. ठीक है. उसके बाद हम लोग min max निकालते हैं. 25% पे कितना है, 50% पे कितना है और 75% पे कितना है. तो 5 पॉइंटर समरी भी हम निकालते हैं इसके अंदर. वो 5 पॉइंटर समरी क्या होती है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब हम लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ेंगे, जब हम व्हेन वी आर प्लेइंग विद द रियल डेटा सेट. ठीक है. अभी हम लोग सिर्फ स्मॉल चीज़ें पढ़ रहे हैं और मैं आपको जो डेटा सेट दूंगा वो भी बहुत छोटे डेटा सेट दूंगा. ठीक है. नाउ विल डिस्कस अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ नथिंग बट माई स्टैंडर्ड डेविएशन. ठीक है. तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन हमें ये बताता है कि हाउ द वैल्यूज़ आर स्प्रेड. ठीक है. तो किस तरीके से मेरी जो वैल्यूज़ हैं वो स्प्रेड है. मान लीजिए एक लाइन है, मैंने आप लोगों को बताया था, उस पर डेटा पॉइंट्स बनाए मैंने. अब वो ट्रेनिंग डेटा सेट पे जब मैंने ट्रेन कर लिया और जब टेस्ट कर लिया तो कितने वो स्प्रेड है मेरे डेटा पॉइंट्स फ्रॉम द मीन, वो कहलाता है मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन. ठीक है. तो स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इट इज़ नथिंग बट द अंडर रूट ऑफ द वेरिएंस. तो सबसे पहले हम वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं. वेरिएंस कैलकुलेट करने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया था.
वेरिएंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जब हम सबसे पहले तो मीन कैलकुलेट कर लेते हैं। मीन कैलकुलेट करने के बाद हर डेटा पॉइंट से माइनस करते हैं उसको और डिवाइडेड बाय n-1 कर देते हैं। ठीक है, n-1 हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी डेटा से पॉइंट्स ले चुके हैं। तो जब हम वेरिएंस कैलकुलेट कर लेंगे तो वेरिएंस का जब अंडर रूट कर देते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास आ जाता है। ठीक है, so low standard deviation means most of the numbers are close to the mean। तो जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उसका मतलब ये होगा कि हम मीन के बहुत क्लोज हैं, और यही होना चाहिए स्टूडेंट्स। जितना हम मीन के क्लोज रहेंगे उतना हमारा जो प्रिडिक्शन होगा वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अगर उसमें आउटलायर्स आ जाएंगे, ठीक है, तो मीन बहुत अलग हो जाएगा और उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन भी बहुत अलग हो जाएगा क्योंकि वेरिएंस अलग हो जाएगा। हाई स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स द वैल्यू आर स्प्रेड ऑल ओवर द वाइडर रेंज। तो बेस्ट फिट मॉडल कौन सा कहलाता है? बेस्ट फिट मॉडल वही होता है जिसमें कि लो वेरिएंस और लो बायस हो। ठीक है, बायस और वेरिएंस का जो ट्रेड ऑफ है वो भी मैं आप लोगों को, इफ विल गेट अ टाइम, तो मैं आप लोगों को समझा दूंगा कि बायस और वेरिएंस का जो मेरा ट्रेड ऑफ है वो किस तरीके से होगा। तो वो आई हैव टू शो इट थ्रू द स्लाइड, क्योंकि यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं है। तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि किस तरीके से ट्रेड ऑफ होता है, किस तरीके से हाई बायस मॉडल होता है, कौन से मॉडल हाई वेरिएंस मॉडल होते हैं। तो वो हमें कोई इस तरह का मॉडल और सेलेक्ट करना पड़ता है, इस तरह से स्मूथनिंग करनी पड़ती है हमारे मॉडल की, जिसमें कि वो लो बायस रहे और लो वेरिएंस हो। तो बेस्ट फिट और ऑप्टिमल फिट जो अगर मॉडल होगा वो वही होगा जो लो बायस्ड होगा और लो वेरिएंस होगा। ठीक है, तो नाउ लेट्स सी के स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो हमारा किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो नंपाई से ही कैलकुलेट किया जाएगा। तो नंपाई हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो फिर से मैं यहाँ के अंदर स्पीड ले लेता हूँ। तो स्पीड मैंने यहाँ पे ले ली और आप देख लीजिएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फॉर्मूला है। आप एक बार खुद से कैलकुलेट भी कीजिएगा और फिर इसके बाद प्रोग्रामिंग में भी देखिएगा। सेम मतलब मीन, मीडियन, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन आप पहले खुद कैलकुलेट कीजिएगा और उसके बाद आप इसके अंदर प्रोग्राम कीजिएगा, फिर देखिएगा कि वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो इन दैट वे यू विल हैव अ फील कि हाँ, वॉट एवर वी आर डूइंग इन द प्रोग्रामिंग ऑल्सो इट इज़ करेक्ट। तो दैट विल बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस इन द प्रोग्रामिंग। तो जब भी हम मैथमेटिकल चीज़ प्रोग्रामिंग के अंदर करते हैं सबसे पहले खुद कर लेनी चाहिए ओरली, मतलब बाय द यूज़ ऑफ आवर ब्रेन। उसके बाद हमें प्रोग्रामिंग करनी चाहिए, तो उससे हमारा क्या है, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्टअप होता है। तो मैं यहाँ पे ले लूँगा NP और STD नाम से इसका मेथड होता है। इसके अंदर मैं पैरामीटर फीड कर दूंगा और यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रिंट x। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 0.9 है। ठीक है, तो 0.9 जो है वो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है। ठीक है, अब हम एक और डेटा सेट लेते हैं और उसके अंदर देखते हैं कितना हमारा। अभी मैं आपको इसको इंटरप्रिटेशन, इसका बहुत जल्द आपको इंटरप्रिटेशन बताऊंगा कि 0.9 का क्या मतलब है। ठीक है, उसके बाद हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट सपोज दूसरा मैंने स्पीड लिया है 32,111। अभी मैं आपको दो से डेटा सेट को कंपेयर करके दिखाऊंगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में क्या डिफरेंस है। फाइन, 59, 77, 97। फिर मैंने यहाँ लिया x इक्वल्स टू np.std स्पीड और यहाँ पे मैंने कर दिया प्रिंट x और हियर यू कैन सी द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 37.89। तो अब हम इसको एक बार एनालाइज करते हैं और मैं आपको बताता हूँ क्यों यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा आ रहा है और क्यों कम आ रहा है। देखिए, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आप देखिए, जब यहाँ पे आप जो वैल्यूज़ देख रहे हैं 86, 87, 88, 86, 87, 85, 86, ये बहुत ही क्लोजली है। जब हम इसको XY प्लेन में इसको प्लॉट करेंगे और जब हम इसका मीन लेंगे तो इसका जो मीन आएगा वो बहुत ही कम आएगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इसका मीन भी कैलकुलेट कर लेते हैं। Y के अंदर मैं मीन ले लेता हूँ, np.mean और स्पीड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मीन आया वो मेरा 86 आया, इसलिए इसका स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरे पॉइंट्स हैं वो मेरे लाइन के बहुत, जो मेरे मीन की जो लाइन है, जो मेरा मीन है उसके एवरेज के बहुत क्लोज है। हम देख भी सकते हैं क्योंकि मेरा 86.42 मेरा मीन है
और ये सारी जो वैल्यूज़ हैं ये बिल्कुल पास हैं, मतलब 86.42 के पास 86 है, 87 है, 88 है। तो ये सारे के सारे जो मेरे डेटा पॉइंट्स हैं मेरे मीन के बहुत क्लोज हैं। दैट्स वाई मेरा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो बहुत कम आया है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन में क्या डिफरेंस है, और यही फिर वेरिएंस भी होगा। तो आपको तीनों चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अभी हम वेरिएंस भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को समझते हैं। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जितने मेरे डेटा पॉइंट्स हैं वो अगर मीन के क्लोज रहेंगे तो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन कम आएगा। तो आप देख सकते हैं कि जितने मेरे डेटा पॉइंट्स हैं वो मीन के बहुत क्लोज हैं, तो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत कम आया है। अब अगर यहीं पर मैं दोबारा मीन कैलकुलेट करता हूँ, क्योंकि अब मैंने नए डेटा सेट लिए हैं और इस डेटा सेट में मैं दोबारा मीन कैलकुलेट करता हूँ और उसको देखता हूँ, तो लेट्स सी व्हाट विल बी द मीन। अब मेरा यहाँ पे आया 77.4 आया है मेरा मीन। तो आप देख सकते हैं 77.4 से 32 बहुत दूर है। जब हम इसको एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ करेंगे तो आप सबसे पहले एक मीन लाइन खींचेगा और फिर देखिएगा कि ये डेटा पॉइंट्स मेरा कहाँ पे आ रहा है। तो ये मीन से छोटा है, मतलब मीन से कम है, तो दैट मीन्स के नेगेटिव पार्ट में आएगा। ये मीन से बहुत बड़ा है तो ये पॉजिटिव पार्ट में आएगा। ये और ज़्यादा बड़ा है तो ये भी पॉजिटिव में आएगा। 28 मीन से छोटा है इसलिए नेगेटिव साइड में आएगा। 59 भी मेरा नेगेटिव साइड में आएगा, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मीन से ये सारे वैल्यूज जो हैं बहुत दूर हैं, तो ये क्या हाई वेरिएंस है। इससे पहला वाला जो एग्जांपल था ये लो वेरिएंस का था। जब मेरे डेटा पॉइंट्स मेरे मीन से बहुत क्लोज होंगे दैट मीन्स इट इज़ अ लो वेरिएंस। तो ये एग्जांपल है बेसिकली, ये जो मेरा एग्जांपल है वो है लो वेरिएंस का। ठीक है, अभी हम लोग बायस की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ वेरिएंस की बात कर रहे हैं, और वेरिएंस के कंसेप्ट को यूज़ करके हम मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या रिलेशन आता है वो देख रहे हैं। ठीक है, और ये है मेरा हाई वेरिएंस। हाई वेरिएंस मतलब वेरिएबिलिटी, मेरे डेटा पॉइंट्स की वेरिएबिलिटी कितना वेरिएशन है। तो यहाँ पे वेरिएशन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, यहाँ पे वेरिएशन मेरा बहुत कम देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये लो वेरिएंस है, इसलिए जो ये वाला मॉडल होगा जब मेरे इस तरह के डेटा पॉइंट्स होते हैं तब मेरा प्रेडिक्शन बहुत अच्छा होता है। लेकिन जब वो हाई वेरिएंस पे आ जाता है तो हाई वेरिएंस में क्या होता है, हमें स्मूथनिंग करनी पड़ती है। ठीक है, जिस जो आगे चल के हम लोग देखेंगे रेगुलराइजेशन करना पड़ता है, बट दैट इज़ अ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस सिलेबस। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं मशीन लर्निंग के अंदर। तो हाई वेरिएंस को भी सही करने का तरीका होता है, उसको स्मूथनिंग करने की कुछ टेक्निक्स होती हैं जिससे कि डेटा पॉइंट्स बहुत स्मूदन हो जाएंगे। पेनल्टी डिसाइड करनी पड़ती है हमें उसमें। तो पेनल्टी जब हम उसके अंदर लगा देंगे तो उससे क्या होगा, स्मूथनिंग हो जाएगी और उससे मेरा जो वेरिएंस है वो कम हो जाएगा। जैसे ही वेरिएंस कम होगा तो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन भी कम हो जाएगा। जब लो वेरिएंस होगा, लो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, तो मेरे प्रेडिक्शंस बहुत अच्छे होंगे और जो मेरा मॉडल होगा वो भी अच्छा बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम वेरिएंस के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया कि किस तरीके से वेरिएंस आया है, और वेरिएंस कैलकुलेट भी किया जा सकता है। तो कैलकुलेशन किस तरीके से होता है वेरिएंस का वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हम लोग, ठीक है, हम लोग यही सेम ले लेते हैं डेटा सेट। अभी स्टूडेंट्स हम जो देख रहे हैं दिस इज़ नॉट अ रियल डेटा सेट। अभी मैं आप लोगों को सिंपल 0D अरे ले रहा हूँ, एक ही मैट्रिक्स ले रहा हूँ। ठीक है, अभी हम जब रियल डेटा सेट के साथ जब खेलेंगे तब आपको मैं बताऊँगा किस तरीके से सारे इन्फ्रेंस और प्रिडिक्शंस वगैरह होते हैं। अभी हम एक फाउंडेशन बना रहे हैं, एक समझ रहे हैं मीन क्या होता है, मोड क्या होता है, मीडियन क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन के अंदर क्या रिलेशनशिप है, लो वेरिएंस हाई वेरिएंस क्या है, वो सारी चीज़ समझ रहे हैं। अभी मैं आपको लोगों को वेरिएंस बताता हूँ। वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं हम लोग वही एनपी से, और वेयर इसका जो होता है वो मेथड होता है। और यहाँ पे मैंने दोबारा स्पीड जो पैरामीटर है उसको पास कर दिया, और उसके बाद मैं यहाँ पे देखूंगा प्रिंट एक्स। सो हियर वी कैन सी दैट द वेरिएंस जो आया है वो 1432 आया है। ठीक है, और देखिए आप कितना ज़्यादा वेरिएंस आया, कितना हाईली स्प्रेड है। और अगर मैं आपको इस वाले डेटा सेट के साथ वेरिएंस कैलकुलेट करके दिखाऊं तो आपको देखेगा कि वेरिएंस कितना कम होगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं वेरिएंस किस तरीके से हुआ है। तो वेरिएंस का कैलकुलेशन मैंने आपको बता दिया, फॉर्मूला आपको बता दिया है। मीन माइनस जो उसकी ऑब्जर्व वैल्यू होती है उसको करते हैं, और टोटल नंबर ऑफ कितने वो हैं डेटा पॉइंट्स हैं उसके हिसाब से। आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं वेरिएंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, आप खुद से कैलकुलेट करें और उसके बाद देखेंगे क्या आंसर आ रहा है आपका। अब मैं आपको दूसरा वाला डेटा सेट होता है वो लेके देखते हैं और देखते हैं कि जो हम लोग चीज़ बोल रहे हैं वो हमारी जो हाइपोथेसिस है, जो हमने एज्यूम किया है,
वो सही आता है कि नहीं आता। तो मैंने फिर यहाँ पे वेयर मेथड लेता हूँ और यहाँ से स्पीड को पास कराता हूँ एंड हियर विल सी प्रिंट एक्स। सो हियर वी कैन सी दैट कितना कम वेरिएंस है, देखिए 0.816, और यहाँ जो वेरिएंस आ रहा है वो 1432 आ रहा है। तो इससे हमें समझ में आ गया। तो जब भी हमें कोई डेटा सेट मिले, मेरा कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आप क्या करें, उसका मीन कैलकुलेट करें। ठीक है, मीन कैलकुलेट करने के बाद स्टैंडर्ड डेविएशन देखें उसका कितना है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन से आपको पता चल जाएगा कितना क्लोज है, कितना दूर है, कितना पास है। ठीक है, उसके बाद आप इसका वेरिएंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे स्टैंडर्ड डेविएशन से बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो बेसिकली स्टैंडर्ड, अब जब मैं ये मेरा 1432 आया है, तो 1432 को जब मैं स्क्वायर रूट कर दूंगा तो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया था स्टैंडर्ड डेविएशन इज नथिंग बट स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो इस तरीके से हम स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको करके देखिएगा। आप यहाँ पे मैथ्स का जो इंपोर्ट करके और आप इसको स्क्वायर रूट करके भी देखेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो इन दिस वे स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस एंड द मीन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड they are oftenly used in analyzing the data and used in the machine learning. So it is very important concept. ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि मीन क्या है इसका, मीडियन क्या है इसका, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, वेरिएंस क्या है। तो इस तरीके से हम सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक और हम पार्ट देखेंगे परसेंटाइल। सो विल सी हियर percentiles. So what do you mean by percentiles? Percentiles are used in statistics. पहली चीज ये स्टैटिक्स में यूज होती है to give you a number that describe the value that a given percent of values are lower than. ठीक है, जो हम वेरिएबल जो डेटा सेट देख रहे हैं वो लोअर हैं कि नहीं है, वो हम यहाँ पे परसेंटाइल के थ्रू देखते हैं। ठीक है, इसमें क्वार्टाइल कैलकुलेशन होता है, वो अभी हम देखते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से परसेंटाइल कैलकुलेट किया जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये भी एक नंपाई का ही पार्ट है। तो इसके अंदर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ जिसका नाम है एजेस, और इसके अंदर हम एजेस जो है वो लेने जा रहे हैं। एजेस क्या क्या है वो देख लीजिए। मैंने 5 साल लिखा है, 31 ईयर्स लिखा है, उसके बाद 43 ईयर्स, देन 48 ईयर्स, then 50 years, then 41 years, 7 years, 11 years, 15 years, 39 years, 80 years, 8 years, 2 years, 32 years, 2 years, 8, 6, 25, 36, 27, 61, 31। ठीक है, तो ये मैंने डेटा सेट लिया है एजेस का। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, परसेंटाइल देखूंगा, किस चीज़ की परसेंटाइल देखनी है मेरे को वो देखते हैं अपन। तो परसेंटाइल नाम का एक मेथड होता है इसके अंदर। ठीक है, और यहाँ पे पैरामीटर्स हैं उसके। तो मैंने यहाँ पे लिखा एजेस। ठीक है, जो कि जो पैरामीटर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, और किसका मेरे को देखना है, 75 का। सॉरी, मैंने यहाँ पे प्रिंट नहीं लिखा अभी, तो प्रिंट एक्स लिखना पड़ेगा तभी वो वैल्यू प्रिंट करेगा उसकी। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है 75, मतलब 40.5। अब इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये है कि जो 75% ऑफ पीपल हैं वो या तो 40 हैं या उससे कम है। ठीक है, 75% ऑफ जो ये मेरा डेटा सेट है, इसमें 75% जो बंदे हैं, जो एजेस हैं,
वो 40 के करीब है, 40.5 के करीब है या उससे यंगर है। ठीक है, मतलब 45 या 40.5 से यंगर है वो। ठीक है, तो इस तरीके से हम परसेंटाइल निकाल सकते हैं। अब अगर मैं दूसरा परसेंटाइल निकालूं, ये बेसिकली 3 तरीके में होता है, 25%, 50% और 75%। अब अगर मान लीजिए मेरे को 90% में निकालना है तो 90% हम यहाँ पे लिखेंगे। तो व्हाट इज द एज दैट 90% ऑफ पीपल आर यंगर देन। तो 90% 49.8 से जो पर्सन है वो कम है, यंगर है। ठीक है, तो व्हाट इज द एज दैट 90% ऑफ द पीपल आर यंगर देन। तो 49 से जो है 49.9 49.8 की जो एज है, इससे 90% लोग यंगर हैं। अब हम देख सकते हैं इसके अंदर, जैसे 49 मेरे पास इसमें बड़ी कितने हैं, एक तो 80 है, ठीक है, एक 50 है, उसके बाद सब ज़्यादातर यंगर ही हैं। तो आप देख सकते हैं कि 49.8 के बाद 90% लोग यंगर हैं, ये लिखा हुआ है। इसके बाद अभी जो मैंने यहाँ पे 75 लिखा था, तो 75 में हम देख सकते हैं कि 40.5 मतलब 40 साल या 40.5 साल से सब यंगर ही हैं, 75% लोग। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे 25 लिखूंगा तो लेट्स सी कि क्या आता है। 8 मतलब 8 साल की एज से यंगर है 25% लोग। तो 25% लोग जो हैं वो 8 साल से यंग हैं। और अगर मैं यहाँ पे 50% लिख दूंगा तो 50% की परसेंटाइल आ जाएगी, मतलब 50% लोग 29 की एज से यंगर हैं। तो 29 की एज से यंगर जो लोग हैं वो कितने हैं, 29, वो 50% लोग हैं जो कि 29 की एज से यंगर हैं। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना। परसेंटाइल भी बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना किस तरीके से परसेंटाइल होती है। ये जो है डेटा डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारे को काम में आता है। ठीक है, तो जब भी हम डेटा डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, जब भी मेरे को एक डिस्क्राइब फंक्शन होता है, एक मेथड होता है, उस डिस्क्राइब मेथड को यूज़ करके हम 5 पॉइंट समरी निकालते हैं। वो हम आगे देखेंगे किस तरीके से वो होती है और किस तरीके से हम काम में लेते हैं, और उसको समझेंगे। उसमें हमारा मीन भी होता है, मीडियन भी होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, वेरिएंस होता है। फिर उसके बाद आपका क्वारंटीन रिपोर्ट होती है 25%, 50% और 75% की। ठीक है, तो वो हमारे को क्या करता है, वो हमारे को बेसिकली एनालाइज करता है डेटा। उसको देख के हम एनालाइज कर सकते हैं डेटा को कि क्या हाई वेरिएंस है, लो वेरिएंस है। क्योंकि हमें क्या है कि हमें अगर डेटा के अंदर कुछ भी इम्प्योरिटी होगी, मान लीजिए मिसिंग वैल्यू है उसके अंदर, ठीक है, वो सही करना होता है। रॉन्ग वैल्यू होती है, वो सही करना होता है। उसके अलावा भी कई चीज़ें होती हैं, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन कैसा है, वेरिएंस कैसा है, ठीक है, मीन कितना आ रहा है। तो उसके हिसाब से भी हमें मॉडल सिलेक्शन करना पड़ता है। और अगर मान लीजिए वो ज़्यादा है, हाई वेरिएंस है, हाई बायसनेस है, बायसनेस चेक करने का कोई मेथड नहीं होता है। बायस को हम लोग बायसनेस को हम लोग क्या है कि अंडर फिटिंग मानते हैं। तो अंडर फिटिंग हम लोग, मैं आपको बताऊंगा कि बायस किस तरीके से बताई जाती है और होती है, और बायसिंग और वेरिएंस का, बायस और वेरिएंस का क्या ट्रेड ऑफ होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। एंड इफ यू रियली वांट टू नो, मेरे को आप बताइएगा अगर आपको पता करना है, और बिकॉज दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको उसका आंसर चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों को बताता हूँ। और उसके बाद फिर हम लोग ये सारी चीज़ें हमारे को जब समरी पता चल जाती है, जब हम डिस्क्राइब मेथड को यूज़ करते हैं, उससे हम क्या एनालाइज कर सकते हैं, रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। ठीक है, और पता कर सकते हैं कि मॉडल को वाकई में कोई स्मूथनिंग की ज़रूरत है या नहीं है। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था, प्रिडिक्शन ही ज़रूरी नहीं है, उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत मैटर करती है। हो सकता है आपको एक्यूरेसी बहुत अच्छी देने लग जाए, ट्रेनिंग डेटा सेट में बहुत अच्छी वो देने लग जाए। हाई वेरिएंस में यही होता है, ट्रेनिंग डेटा सेट में तो बहुत अच्छा वो परफॉर्म करता है, लेकिन जब वो टेस्ट डेटा सेट के साथ जब बात आती है, या फिर हम कोई नया डेटा उसको देते हैं, तो उसकी परफॉर्मेंस एकदम पुअर हो जाती है, डिक्लाइन हो जाती है। तो ये नहीं होना चाहिए। हमारा मॉडल परफॉर्म भी अच्छा करना चाहिए, प्रोडिक्शन भी अच्छा करना चाहिए। तो दैट इज़ द थिंग। सो बाय दिस आई एंड अप दिस लेक्चर। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर से जो है आप लोगों को मैं चीज़ें समझाऊंगा किस तरीके से लीनियर रिग्रेशन होता है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन होता है, पॉलिनोमियल रिग्रेशन होता है। ठीक है, उसके हम एग्जांपल देखेंगे, उसका डेटा सेट लेंगे, और फिर मैं आपको एक रियल डेटा सेट के साथ किस तरीके से वी प्ले अराउंड, तो हम चीज़ देखेंगे।
अभी तक मेरे को कोई भी पाइथन का असाइनमेंट रिसीव नहीं हुआ है स्टूडेंट, सो आई अगेन रिक्वेस्टिंग यू, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो आप करना स्टार्ट करें, प्रैक्टिस करें। उसके साथ साथ सिलेबस में भी हम लोगों को असाइनमेंट दिए हुए हैं पाइथन के, तो आप पाइथन के उस असाइनमेंट्स को भी करें। उसके बाद मैं भी आप लोगों को कई क्वेश्चंस डेली के हम 4-5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस क्लास में, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप लोगों को समझ में नहीं आएगा इसमें। क्योंकि आज अपन यहाँ भी जब देख रहे हैं, लाइव भी देख रहे हैं, तो देखिए कितनी सारी मिस्टेक्स करने को मिलती हैं, तो इन्हीं मिस्टेक से हम लोग सीखते हैं, ठीक है। तो उसी से हम लर्न करेंगे। सो दिस इज़ माई ट्रेनिंग डेटा सेट, तो मैं अभी लर्न कर रहा हूँ, मेरा जब लर्निंग अच्छी हो जाएगी तो मैं ऑप्टिमल रिजल्ट देने लग जाऊँगा। सो दैट इज़ सेम एज अप्लाइज टू आर ह्यूमन ब्रेन ऑल्सो। तो जब तक आप ट्रेनिंग अच्छी नहीं करेंगे तब तक आप परफॉर्म अच्छा नहीं कर सकते। सो अगेन आई एम अगेन सजेस्टिंग यू, ठीक है, कीप लर्निंग, कीप प्ले अराउंड विद द पाइथन एंड मशीन लर्निंग, ठीक है। कंसेप्ट समझें और उसके बाद उसको अप्लाई करें। सो बाय दिस आई एंड अप द लेक्चर। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।